हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सर। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स के इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। चूँकि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में आप लोगों का 20 नंबर का OMR का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो कि आपको OMR सीट पे भरना पड़ता है। तो उसमें कम से कम 7 नंबर का फिजिक्स के OMR, 7 नंबर के बायोलॉजी और 6 नंबर के केमिस्ट्री के MCQ क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब MCQ पर हैं। तो MCQ को भी हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे। अदरवाइज हम लोगों ने ये देखा कि मैक्सिमम चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद हम अनसॉल्व वाले सेट पे आ जाएंगे, तो हम लोग फिर उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आ जाइए, देखते हैं क्या चीज़ सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आ जाइए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 में है कि प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक बच्चों होता है, अब देखो, प्रतिरोध R बराबर होता है वोल्टेज अपॉन करंट। V का मात्रक हो गया वोल्ट और करंट का मात्रक हो गया एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग ओम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। और ओम को ऐसे दिखाते हैं, ये है। तो ये ओम का सिंबल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन में बच्चे एक चीज़ ये भी, ABCD में वो कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में आपको CDAB में ऐसे क्रम बस आगे पीछे हो जाए, बट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, ऑप्शंस को केयरफुली देखेंगे क्या चीज़ है। तो ऑप्शन सी मतलब ओम, ये वाला सही ऑप्शन होगा। देखो, ये कई साल एग्जाम में पूछे गए हैं, 2017, 13, 12 से। तो ये सेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओके, आ जाइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ कहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? आज अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, तो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है या जो विद्युत शक्ति होती है, विद्युत शक्ति के कई फार्मूले हैं। पहला है P बराबर V इंटू I। दूसरा फार्मूला है P बराबर I स्क्वायर R, I स्क्वायर इंटू R, केवल R। फिर तीसरा फार्मूला है, इसको हम लोग बोलते हैं P बराबर V स्क्वायर बटे R। ये सब पावर के ही फार्मूले हैं। तो इसमें हम देखें, I स्क्वायर बटे R दे दिया, जबकि I स्क्वायर और R होता है, गलत है। V स्क्वायर बटे R, तो V स्क्वायर बटे R, P बराबर V स्क्वायर बटे R, ये वाला भी ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद इसमें देखिए P बराबर V इंटू I, तो ये भी सही है, और P बराबर V इंटू I, ये भी सही है। अब जो V बराबर ये V इंटू I इंटू R लिखा है, ये वाला नहीं सही। तो इसमें दो ऑप्शन सही मिल रहे हैं। अब ये या तो सेटअप क्वेश्चन को सेटअप करने में कोई फॉल्ट हो, या फिर क्वेश्चन ही ऐसे मिसप्रिंट दिख रहा है। तो बच्चों, इसके लिए परेशान नहीं होंगे, इसमें आप जानते रहिए, ये फार्मूले में इसमें दो ऑप्शन सही मिल रहे हैं। P बराबर V स्क्वायर बटे R भी सही होता है, और P बराबर V इंटू I, ये भी सही है। तो इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले जानते रहिए, बाकी जो भी सही ऑप्शन होगा उसको आप देख लेंगे। अब एक बार आ गया है, तो हो सकता है अगली बार ऐसा ना आए सेटअप में। तो जैसा भी हो, आप जानते रहिए, मेन चीज़ है नॉलेज, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो P बराबर V इंटू I, ये भी सही है। P बराबर V स्क्वायर बटे R, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। ओके, आ जाइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ओम के नियम का सही सूत्र है। ओम का नियम है बच्चों,
कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषकर उसके ताप में अगर हम कोई चेंजिंग नहीं करते तो उस स्थिति में जो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है वो चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या ये चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है R, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ये रेजिस्टेंस कहलाता है, जो कि एक तरीके का कांस्टेंट होता है एक कंडक्टर के लिए। तो यहाँ से V बराबर I इंटू R, या इसी को हम और भी रूपों में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से I बराबर अगर निकालें तो V बटे R, ये भी सही है, यही ओम का नियम ये भी है। यहाँ से I निकाल लिया, या यहाँ से R अगर निकाल लें तो R बराबर V बटे I, ये भी। तो तीनों में से किसी भी रूप को आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए I बराबर V इंटू R, तो V बराबर आई आर होता है, तो ये तो होगा नहीं, गलत जवाब। फिर इसके बाद I बराबर V स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो होता ही नहीं किसी में, एकदम गलत है। I बराबर V बटे R, तो I बराबर V बटे R, ये वाला मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद I बराबर R बटे V, तो I बराबर R बटे V, ये तो मिल ही नहीं रहा, तो ये वाला भी जवाब गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखते हैं कि I बराबर V बटे R, ये वाला सही ऑप्शन है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो धारा का SI मात्रक जानते रहो बच्चों, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। कूलाम जो मात्रक है इलेक्ट्रिक चार्ज का है, वैद्युत आवेश का मात्रक है। जूल जो है ये एनर्जी का या फिर वर्क की यूनिट है, कार्य की यूनिट है या फिर एनर्जी की, तो ये इसका यूनिट है। ओम जो मात्रक है ये रेजिस्टेंस का है। तो ऐसे अलग अलग यूनिट है। तो हमसे पूछा गया विद्युत धारा का SI मात्रक, तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये वाला सही है, एम्पियर इसका सही जवाब है। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज़ दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में देता है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जो हमसे बोल दिया गया 4 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, R4, 4 प्रतिरोध हैं और चारों प्रतिरोधों के मान भी कितने कितने हैं? 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। इसी तरीके से इन दोनों के मान भी 4 ओम। अब इनको कहा दिया गया परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दे। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ऐसे जितने प्रतिरोध जोड़े जाएंगे ऐसे जोड़ते चले जाइए। तो 1/R बराबर 1/R1 भी 4, R2 भी 4, R3 भी 4 और R4 भी 4। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब ये हो गया 4/4। तो 4 से 4 मर जाएगा, कितना मिलेगा? 1। तो 1/R बराबर 1, ये R का इधर गुणा कर दो तो R गुणे 1 बराबर R बराबर 1 ओम। मतलब अगर 4 प्रतिरोधों को हम परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दें और प्रत्येक के मान 4 ओम हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ये वाला सही होगा। अब इसमें एक चीज ये भी फार्मूला इसी समय जान लो बच्चों कि अगर हम n प्रतिरोधों को, n प्रतिरोध जिनमें सभी प्रतिरोधों के मान समान है, इनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो इनका तुल्य प्रतिरोध होता है इसका फार्मूला होता है R/n। ये इसके बराबर R बराबर या तुल्य प्रतिरोध R' मान लो अगर, तो R' बराबर R/n, जहाँ पे R उस प्रतिरोध का मान है। जैसे अगर हमसे इसी फार्मूले पे देख लो, जैसे अब इसमें कहा दिया प्रत्येक 4 ओम, तो R का मान हमको दे दिया गया है 4 ओम।
और कहा दिया कि 4 चालक, तो चालकों की संख्या को n से दिखाते हैं, 4 है। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो r डैश बराबर होता है r बटे n, तो r डैश बराबर r का मान भी 4, इसका भी मान 4, दोनों मर जाएगा तो कितना मिल जाएगा 1 ओम। तो ऐसे ही लगाना। तो ये एक ट्रिक भी है, इसको याद कर लेंगे, r डैश बराबर r बटे n। ओके, आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़े। अभी देखो एकदम यही सवाल हमने बताया, अभी फार्मूला बता ही रहे थे कि r डैश किसके बराबर होता है? r बटे n। तो यहाँ पे कितने ओम प्रतिरोध लिया गया है? 4 ओम। और कितने चालक जोड़े जा रहे हैं? n। तो तुल्य प्रतिरोध r डैश किसके बराबर हो जाएगा? r बटे n से। तो r बटे n से फार्मूला लगा दोगे तो r डैश बराबर r का मान 4 बटे n, इतने ओम। तो ये इसका मान हो जाएगा। तो 4 बटे n मतलब ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ओके, आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज़ दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा R इन प्रतिरोधों को तथा एक R प्रतिरोध इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन को क्या कहा गया है पहले ध्यान से सुनो। कहा दिया गया कि 2 प्रतिरोध हैं, ये एक रेजिस्टेंस है R, इसके बाद एक रेजिस्टेंस और भी है, उस रेजिस्टेंस का मान भी कितना है? R। दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है और इसी के साथ एक प्रतिरोध और भी है R, जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, तो 2 समांतर क्रम में, तथा एक R प्रतिरोध को, एक R ये वाला हो गया, इनके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया तो इनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो परिणामी प्रतिरोध पूछा गया। तो मान लो कि ये पॉइंट A है और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो इधर, मान लो पॉइंट B है, तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो ये दोनों पहले किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला लगा देते हैं। अब दोनों सेम है और टोटल प्रतिरोधों की संख्या 2 है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा R डैश किसके बराबर होता है? R बटे n के। R डैश बराबर R बटे n। तो R डैश बराबर R और बटे n का मान कितना है? तो 2 प्रतिरोध हैं तो R बटे 2। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बटे 2 आ गया। फिर परिणामी प्रतिरोध पूरे परिपथ का कितना होगा? परिणामी प्रतिरोध, तो इसको जब निकालेंगे तो देखो R मान लो इक्विवेलेंट या परिणामी प्रतिरोध बराबर एक ये वाला टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? R बटे 2। और फिर श्रेणी क्रम में इसके साथ इसको जोड़ दिया गया तो प्लस R कर दो। तो एक R में आधा जोड़ देंगे तो 3R/2, ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट। ये है तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3R/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो बच्चों सबसे पहली चीज ये जान लो कि धारा जो बहती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, वो आवेश के प्रवाह से होती है। आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। इसमें चार्ज का फ्लो होता है। आवेश, ये इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज या आवेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो चार्ज होना चाहिए। अभी जैसे देखो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही चलने फिरने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स चल फिर सकते हैं। एक अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस में इसके चारों तरफ ये ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगी। इन ऑर्बिट्स में अगर हम देखें
तो इसमें चलने फिरने की फ्रीडम केवल इलेक्ट्रॉनों को होती है। इसमें होती है इलेक्ट्रॉनों को, तो ये इलेक्ट्रॉन ही चल फिर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं यही चल फिर सकते हैं और बाकी कोई दूसरा चल फिर नहीं सकता। तो इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो भाग होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, तो उसके कारण धारा बनेगा ही नहीं, क्योंकि धारा वही बना सकता है जो आवेश हो, तो न्यूट्रॉन के कारण बनेगा नहीं। ओके, रही बात प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंधे हुए हैं, तो ये चल फिर नहीं सकते, तो इनका मोमेंट नहीं होता, ये चल फिर नहीं सकते। अगर ये चल फिर नहीं सकते तो ये भी धारा नहीं बनाएंगे। तो बचा क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी है और इलेक्ट्रॉन चल फिर भी सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आ जाइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है वैद्युत आवेश का मात्रक है। अब वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो जानते ही हम लोग, कूलम होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलम, तो ये इसका सही जवाब होगा। आ जाइए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता? अभी इसके जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले में हमने आपको समझाया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो आवेश का मान होता है वो इतना होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो माइनस लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। वहीं पे अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पे चार्ज इतना ही होता है लेकिन धन होता है, क्योंकि प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हमसे क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि बी वाले में प्लस में दे दिया तो प्लस में आने के बाद प्रोटॉन हो गया, गलत जवाब। इसमें दिया तो है, इसमें भी प्लस दे दिया तो ये भी गलत जवाब। इसमें माइनस में तो दिया है लेकिन यहाँ घटिया प्लस कर दिया तो ये भी गलत जवाब। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। आ जाइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है? इसमें कहा है एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो सवाल में हम देखते हैं बच्चों, सवाल में लिखा है कि कोई एक चालक तार है, इसमें प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10, और प्रति सेकंड मतलब t बराबर 1 सेकंड पे दिया है। 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो कितने चार्ज प्रवाहित हो रहे हैं, तो कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं? तो आवेश का फार्मूला Q बराबर N × E। तो Q बराबर N का मान 10 और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 इतने कूलम। तो गुणा कर देंगे तो Q बराबर घात 1 प्लस में, तो एक ठे घात यहाँ से घटेगी, तो ये मतलब इसमें घात 1 जोड़ देंगे +1 करके, तो -19 + 1 मतलब -18 कूलम। अब देखो, चूंकि विद्युत धारा का जो सूत्र है वो है I बराबर Q/T। तो यहाँ से I बराबर Q का मान 1.6 × 10⁻18 बटे T का मान कितना दिया गया? 1 सेकंड। T की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 सेकंड। तो यहाँ T का मान 1 सेकंड कर लेंगे, तो I बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻18 एम्पियर। तो ये इसका सही जवाब होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? -19 आने की वजह से ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ 3.2 आ गया इसलिए ये गलत, और यहाँ ये पूरा आ गया इसलिए ये सही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आ जाइए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है।
अब मैं आपको बता दूं कि ये सब बहुत छोटी यूनिट्स हैं, जिसमें हम लोग माइक्रो, पीको, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 1 मिली ओम बराबर होता है 10 की घात ऋण 3 ओम। 1 माइक्रो ओम बराबर 10 की घात ऋण 6 ओम। 1 नैनो ओम बराबर 10 की घात ऋण 9 ओम। 1 पीको ओम बराबर 10 की घात ऋण 12 ओम। ये कुछ इसकी यूनिट्स हैं, ये और भी होती हैं, मैं इसको, ये ज़्यादातर पूछी जाने वाली हैं, इसलिए इसको आपको अच्छे से याद कर लीजिए। तो एक, अब जैसे एक अब पूछा गया 1 माइक्रो ओम में, तो ये वाली चीज़ माइक्रो पढ़ी जाती है, ये मिली है, ये इसको हम लोग कहते हैं मिली, ये मिली कहलाती है, मिली ओम। और ये वाला चीज़ कहलाता है माइक्रो, तो ये माइक्रो हो गया। इसको हम लोग कहते हैं नैनो, नैनो ओम। इसको हम लोग कहते हैं पीको, पीको ओम। तो 1 मिली ओम में 10 की घात ऋण 3, तो 10 की घात ऋण 3 तो मिली वाले में होता है, ये भी गलत। 1 ओम तो किसी में नहीं होता। अब यहाँ 10 की घात ऋण 9 दिया है, तो 10 की घात ऋण 9 तो नैनो वाले में होता है। 10 की घात ऋण 6 ओम बच रहा है, और 10 की घात ऋण 6 किस में होता है? माइक्रो में ही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो 1 माइक्रो ओम में कितने ओम होते हैं? तो 1 माइक्रो ओम में कुल 10 की घात ऋण 6 ओम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, R1 R2 के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो R1 R2 के 2 तार समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो एलसीएम इसका ले लेंगे तो R1 R2 मिलेगा, तो ये ऊपर मिलेगा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2। 1/R बराबर तो यहाँ से R बराबर निकाल लीजिए। R बराबर तो इसको उलट देंगे तो ये पलट जाएगा, तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो ये वाला जवाब इसका सही होगा। तो देख लेते हैं कौन सा। पहला तो श्रेणी क्रम में हो गया, ये भी नहीं है। R1 R2 बटे R1 प्लस R2 यही सही है, और ये तो इसका उलट करके रूप दे दिया गया, तो ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। तो सी सही जवाब होगा इसका। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या चीज़ दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया है एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड, अब यहीं से देखो, ये जब चीज़ें ना समझ में आए तो आप फार्मूले के रूप में इसको बना सकते हैं। जैसे ये क्या चीज़ दिया गया, ये हमसे कहा है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं। फिर सेकंड किसका मात्रक है? टी, मतलब समय का, तो आई इंटू टी। बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है आई बराबर क्यू अपान टी। तो यहाँ से क्यू बराबर निकाल लेंगे तो आई गुणे टी। तो यहाँ पे देखो, जो आई गुणे टी था वो किसके बराबर मिल रहा है? क्यू के। और क्यू क्या होता है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो एम्पियर सेकंड को कूलाम भी कहते हैं, जो कि किसका मात्रक होगा? आवेश का। तो ये किसका मात्रक होगा? आवेश का। ये है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ओके, आ जाइए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या चीज़ दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में है 1 माइक्रो एम्पियर की वैद्युत धारा का मान होता है। अब 1 माइक्रो एम्पियर है, 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा। तो अभी हम लोग पढ़े भी थे, जैसे ओम होता है वैसे एम्पियर भी। तो 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर? 10 की घात ऋण 6 एम्पियर, कितना? तो 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर? 10 की घात ऋण 6 एम्पियर, ये सही जवाब होगा। ओके, आ जाइए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या चीज़ दिया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 1 प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है
एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती। अभी हमने समझाया भी था कि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश किंतु प्रकृति में धनात्मक होता है। तो 1 गुणे तो 1 तो होता नहीं, 6.25 होता नहीं, 1.6 गुणे 10 + 19 होता नहीं, तो 1.6 गुणे 10 - 19 यही सही जवाब है। तो प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1.6 गुणे 10 - 19 कूलाम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। जो मान लो कि कोई एक प्रतिरोध है R, इस प्रतिरोध की लंबाई हम प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दे रहे हैं। कितना कर दे रहे हैं, n गुनी इसकी लंबाई को। तो जो नया प्रतिरोध होगा, जो नया प्रतिरोध होता है, वो नया प्रतिरोध बच्चों जिसको हम मान लेते हैं R' है, वो पुराने वाले प्रतिरोध का n² गुना हो जाता है। मतलब R' बराबर n² × R, ये इसका फार्मूला होता है। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये 12th वाले क्लास में भी आपको मिलेगा। तो अभी जैसे इसमें कहा गया कि एक तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी गई, मतलब n कितने गुना हो गया, 3। तो 3 गुनी कर दी गई, तो R' बराबर 3 का स्क्वायर × R। तो R पहले प्रतिरोध था, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे R, मतलब कितने गुना हो गया R का, 9 गुना। कितने गुना, 9 गुना। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसी तरीके से अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 ओम के प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होता है। तो आ जाइए सवाल में देखते हैं बच्चों क्या चीज़ दिया गया है। प्रतिरोध कितना है, R का मान 1.5 ओम है, और तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, ये भी है 1.5 एम्पीयर। तो सिरों के बीच का विभवांतर पूछा गया है, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं ओम का नियम। तो ओम के नियम से, ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है, V बराबर I × R। तो I का मान 1.5 गुणे R का मान 1.5 गुणा कर देंगे तो 15 का वर्ग 225, 2 अंक पे दशमलव, 2.25 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा, 2.25 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। तो डी वाला ऑप्शन सही है। ओके, आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ये वाला क्वेश्चन फिर से बच्चों एक अभी हम लोगों ने इसके ऊपर ही वाला सवाल पढ़ा था, तो आप बिना ऊपर गए इस वाले क्वेश्चन का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि सामर्थ्य का सही सूत्र इसमें क्या होगा, ये आपको बताना है। और ये आपका आज का होमवर्क हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच खींचा गया ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है, सरल रेखा। तो बच्चों चूंकि वोल्टेज और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, और जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ता है उसी रेशियो में आई या धारा भी बढ़ता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अनुपात है वो एक समान परिवर्तन को दिखाता है, इसलिए इसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एक अश्व शक्ति, जिसको 1 HP भी कहते हैं, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में है
एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। तो इसमें आपको दे दिया गया सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। तो 0.5 और 1 किलोवाट में 1000 वाट, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 इतने वाट। तो ये पावर हो गई। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है। तो 20 मिनट, तो 20 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसका गुणा कर देंगे 6 दूनी 12, मतलब 1200 सेकंड। ये हो गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछा गया है। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य कितना है? 5 किलोवाट, और इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया जा रहा है। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा? तो बच्चों ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। तो ऊष्मा का फार्मूला होता है I² R × T, ये इसका फार्मूला होता है। तो अब ये चीज़ जानते रहो। और P का फार्मूला होता है P = I² × R। तो I² R के स्थान पे P हम लिख सकते हैं, तो इसलिए H का फार्मूला हो जाएगा H = P × T। तो यहाँ से H बराबर P का मान कितना है? 500 वाट, और फिर T का मान कितना है? 1200 सेकेंड। और जब दोनों का गुणा कर लेते हैं तो 12 25 60, और 4 जीरो हुआ, इसमें पहले में से था। तो अब ये हो जाएगा H बराबर 6 × 10⁻³ 2 5, मतलब टोटल 5 इतने जूल। तो कितना आंसर इसका हो जाएगा? 6 × 10⁻5 जूल। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जानते रहिए, इसको हम लोग विद्युत ऊर्जा का मात्रक भी कहते हैं। डोमेस्टिकल यूनिट है, इसी को हम लोग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। यूनिट, इसी को हम लोग नहीं कहते 1 यूनिट बिजली खर्च हुई, 10 यूनिट बिजली खर्च हुई, तो यूनिट इसी का ही दूसरा नाम है किलोवाट घंटा, kWh। तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है ये। तो ऑप्शन सी वाला सही होगा, वैद्युत ऊर्जा का। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? अभी हमने बताया किलोवाट घंटा होता है, तो उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है बच्चों ऊर्जा है। ध्यान से इस चीज को समझो। देखो P = W/T होता है, जहाँ पे W को हम लोग E भी लिखते हैं जब वैद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। तो अगर हम E लिख रहे हैं तो P = E/T, जहाँ पे E विद्युत ऊर्जा है। तो यहाँ से अगर E निकाल लें तो E बराबर T का इधर गुणा कर देंगे, तो T इधर आकर के गुणा में होगा, तो ये हो जाएगा P × T। अब देखो E विद्युत ऊर्जा है, E क्या है? विद्युत ऊर्जा, बराबर P का मात्रक P शक्ति है, इसका मात्रक वाट, और फिर गुणे समय का मात्रक सेकंड, तो कितना हो गया? वाट सेकंड। मतलब विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या मिल गया? वाट सेकंड। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या दिया है? बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 रुपये प्रति यूनिट है। यह यूनिट है। अब जो यूनिट लिखा गया वह किसका मात्रक है? तो वह यूनिट किलोवाट घंटा कहलाता है। ये किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ओके। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो बच्चों जानते रहो 1 किलोवाट घंटा 1 kWh बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। कितना? 1.6 × 10⁻6 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही? इसमें घात 3 गलत, 5 गलत, 4 गलत, 10⁻6 ये वाला सही। तो ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या लिखा है? ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध
देखो, चालक का वैद्युत प्रतिरोध का टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन होता है, आर टी बराबर आर नॉट, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, ये इसका एक रिलेशन होता है। ठीक है, अब इस चीज में ये एक चीज जानते रहो कि ये जो रिलेशन बताया गया इसमें आर नॉट जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध है, ताप पर प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध, और आर टी टी डिग्री सेल्सियस। अब जाहिर सी चीज टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर टी या प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। तो चालक का प्रतिरोध, जब हम चालक की बात करते हैं, जबकि अर्धचालकों में प्रतिरोध घटता है, ऐसे अलग अलग अर्धचालक होते हैं, और कोई मान लो इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है, तो सब में अलग अलग तरीके से बिहेवियर होता है। यहाँ पे हमसे चालक की बात कही गई है, तो चालक का प्रतिरोध जो होता है वो ताप बढ़ने के साथ बढ़ता रहता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आ जाइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसका जवाब देंगे हमको कमेंट बॉक्स में। ये होमवर्क है आपका। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आकर के रिप्लाई देंगे कि आपको क्या लगता है कौन सा जवाब सही होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें वाले क्वेश्चन में क्या चीज दिया गया है? 30वें वाले क्वेश्चन में लिखा है, एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति क्या है? तो किसने स्रोत से जोड़ा गया है? 200 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा गया है, और धारा कितनी लेता है? मात्र 1 एम्पियर। तो शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति का सूत्र होता है V इंटू आई। तो V का मान 200, I का मान 1, गुणा कर देंगे तो 200 इतने वाट। तो कितनी शक्ति लेता है? 200 वाट। तो ये वाला है, तो बल्ब की शक्ति 200 वाट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस चीज का होता है? तो बच्चों, बिजली के बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का जो ताप दीप्त बल्ब होते हैं उसमें टंगस्टन के फिलामेंट लगे होते हैं। वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। क्यों? अब ये टंगस्टन का बना होता है क्यों? क्या कारण है इसका? उसका प्रतिरोध उपेक्षणीय होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, ये सही बात है। गलनांक कम होता है, ये गलत है। तंतु आसानी से बनता है, ये भी गलत है। उसका गलनांक उच्च होता है, इसीलिए हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा गया है बच्चों, हीटर का तार बना होता है। तो जब हम हीटर की बात करते हैं, या फिर हीटर हुआ, या जो गीजर होता है पानी गर्म करने वाला, या विद्युत इस्त्री जिसको हम इलेक्ट्रिक प्रेस कहते हैं, तो ये सारी चीजें, इस्त्री मतलब वो नहीं समझेंगे नालायक कि ये से मतलब औरतों की बात हो रही है, नहीं, इस्त्री मतलब प्रेस। तो जो हीटर का तार बना होता है वो तांबे का नहीं होता, पीतल का नहीं होता, लोहे का नहीं होता, बचा नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम बच्चों है निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर। ये किसका है? निकिल का और क्रोमियम का मिक्सचर है, एक मिश्र धातु है। ओके, आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई। तार में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा? तो धारा दे दी गई है 2 एम्पीयर, 10 वोल्ट मतलब वोल्टेज दे दिया गया है 10 वोल्ट, और 1 मिनट तक मतलब टी का मान 60 सेकेंड दे दिया गया। तो वैद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा? ई पूछा गया है। या इसी को हम लोग एच से भी दिखाते हैं, या इसी को हम डब्ल्यू से भी दिखाते हैं, सब सही है। विद्युत ऊर्जा मान लो अगर हम एच दिखा रहे हैं, ऊर्जा या उष्मा, तो एच बराबर वी इंटू आई इंटू टी, ये इसका सूत्र होता है। तो वी का मान 10, आई का 2, टी का 60, तो 60 दूनी 120, और 1 0 गई, मतलब 1200 जूल। ये तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? 1200 जूल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये चलते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। ये बच्चों 35 है,
एक थे या ऑपरेटर महोदय अभी हमारे नए नए ज्वाइंट हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। उम्मीद है जल्दी ही सुधार होगा सभी चीज़ों में। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है, 2 विद्युत बल्ब की सामर्थ्य 60 वाट तथा 100 वाट है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? 2 विद्युत बल्ब हैं, दोनों 220 वोल्ट पे काम करते हैं। तो P1 का मान कितना है? 60 वाट, और ये भी कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है? तो आंसर है 220 वोल्ट पे। ओके, दूसरे की शक्ति कितनी दी गई है? तो 100 वाट है, और ये भी कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है? 220 वोल्ट पे। बच्चों, फार्मूला हम लोगों को पता है कि P बराबर होता है V²/R। तो यहाँ से अगर मैं R निकालूं तो ये हो जाएगा किसके? V²/P के। तो पहले प्रतिरोध R1 का मान जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा V1²/P1, और इसी तरीके से R2 बराबर जब लिखेंगे तो V2²/P2, ये हमको मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से R1/R2 निकाल लेते हैं। तो R1/R2 जब करेंगे तो R1 का मान कितना है? V1²/P1, और जब बटे करेंगे तो उलट करके गुणा हो जाएगा, मतलब P2/V2 का स्क्वायर। अब मान रख दो, V1 V2 दोनों कितने हैं? V1 का मान 220, इसका स्क्वायर, बटे P1 कितना है? 60, फिर गुड़े P2 का मान कितना है? 100, फिर बटे V2 का स्क्वायर, मतलब 220 का स्क्वायर। ये टर्म इससे कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना? 10/6। 10/6 को और सरल कर लो, 2 3 6, 2 5 10। तो यहाँ से हमको मिल गया R1/R2 बराबर 5/3। ये इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि बोर्ड एग्जाम की को ही दृष्टि में रख करके बनाए गए हैं। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख करके, समझ करके खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए। बच्चों, चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने भी दोस्त यार हैं उनको शेयर भी करिए। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट।